नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के चारों ओर किसान जो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इतने लंबे समय से, उसमें अब आंदोलन का केंद्र सिंघू बॉर्डर से शिफ्ट होकर गाजीपुर पहुंच गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान धरना दे रहे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं और उनका नेतृत्व राकेश टिकैत कर रहे हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता के रूप में जाने जाते रहे हैं। लेकिन अब वो प्रवक्ता से ज़्यादा भारतीय किसान यूनियन का फेस बन गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष तो उनके बड़े भाई नरेश बालियान यानी कि नरेश टिकैत हैं, लेकिन राकेश टिकैत को अब लोग किसान आंदोलन का एक फेस देखने लगे हैं उनके भीतर। और सारा जो मीडिया का अट्रैक्शन है वो केंद्रित हो गया है गाजीपुर बॉर्डर पर। और गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान धरना दे रहे हैं लंबे समय से, वो वेस्ट यूपी के हैं। और आप सब जानते हैं कि राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन, नरेश टिकैत, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत, ये मुजफ्फरनगर से इनका सीधा संबंध है। मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव में इनका मुख्यालय है, वहीं से इनके सारे संगठन को कंट्रोल किया जाता है। और मुजफ्फरनगर को रिप्रेजेंट करते हैं केंद्र में राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान। डॉक्टर संजीव बालियान खुद एक जाट नेता हैं। बीजेपी उन्हें वेस्ट यूपी में अपना एक जाट फेस मानती है और इस पूरे मुद्दे को वो बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। तो इस सेंसिटिव मुद्दे पर, कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसान आंदोलन है, इस मुद्दे पर मैंने एक्सक्लूसिवली डॉक्टर संजीव बालियान से बातचीत की और मैं उनसे बातचीत करने के लिए आया हुआ हूं उनके गृह जनपद मुजफ्फरनगर में। वहीं पर जो उनका आवास है उस पर मैंने उनसे इस बारे में एक बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि किसानों के इस आंदोलन को बीजेपी किस तरीके से देखती है और क्या इस मामले में कोई समाधान अभी हाल फिलहाल संभव है। मेरे सभी सवालों का उन्होंने विस्तार से जवाब दिया। देखिए ये वीडियो के बारे में जी। अभी इतना लंबा पीरियड हो गया है, किसानों का आंदोलन चल रहा है। इसके बारे में एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो लोग दिल्ली के आसपास बॉर्डर्स पे इतने लंबे समय से एजिटेशन कर रहे हैं, क्या उन्हें केंद्र सरकार किसानों का रियल रिप्रेजेंटेटिव मान रही है? देखिए, ये भी नहीं कह सकते कि पूरे देश के किसानों के, लेकिन किसान भी हैं और किसान नेता भी हैं। इसमें ये कहना तो ठीक नहीं है कि भाई कहीं ना कहीं हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश या पंजाब से ज़्यादातर लोग हैं तो यहाँ के फार्मर को रिप्रेजेंट करते ही हैं वो नेता। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पूरे देश से तो किसान नहीं आए, लेकिन यहाँ के लोग तो ही पूरे देश के। तो अभी किसान मूवमेंट जितना भी चल रहा है, मेन अब इसका जो फोकस शिफ्ट है वो वेस्ट यूपी है जी। आप वेस्ट यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं मिनिस्ट्री में, तो क्या आपसे नहीं कभी कहा गया मोदी जी की तरफ से या एग्रीकल्चर मिनिस्टर जिनके साथ आप अक्सर मिलते हैं कि आप किसानों से बात करें, कुछ इसमें एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए? जी नहीं, वो तो कमेटी दूसरी है। और दूसरी बात ये जो आपने नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अदर वे चलती हैं। एक तो होता है कि पैरेलल है कि जो सिस्टमेटिक है कि सब कमेटी बात करेगी वो ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड भी चलती है। कभी ऐसी बात हुई कि भाई इसे आंदोलन को ख़त्म किया जाए, इसे एक टेबल पे लाया जाए, एंड किया जाए? देखिए, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान नेता हैं, पंजाब के किसान नेताओं के तो मैं ज़्यादा संपर्क में कभी रहा नहीं, लेकिन जब मैं कृषि राज्य मंत्री था तो शायद देश का कोई ऐसा किसान नेता नहीं जो कभी दिल्ली ना आता हो जिससे मेरे अच्छे संबंध ना हो व्यक्तिगत रूप से। तो वैसे तो बात चलती रहती है, चाहे वो टिकैत साहब हों, चाहे वो VM सिंह हो, चाहे हरियाणा में नैन साहब थे, सबसे एक अच्छे संबंध रहे। और दूसरी बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का इस आंदोलन से है आंदोलन, लेकिन मैं भी एक बात कभी नहीं समझ पाया कि हमारा APMC एक्ट से कोई संबंध नहीं है। हम लोगों के यहाँ मंडियाँ नहीं हैं। ये पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने की खेती करता है। मंडी से हमारा इतना ही संबंध है जितना कि गुड़ मंडी। उसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पूरे वेस्टर्न यूपी में कहीं मंडियाँ नहीं हैं। और गुड़ मंडी में भी हमें इस कानून से हमें फ़ायदा हुआ है। और तर्क हो सकते हैं, वितर्क हो सकते हैं, हो सकता है कुछ बदलाव। कैसे फायदा? देखिए, आप यहाँ से सोचिए कि मेरा गांव यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। मेरे गांव के पास एक गांव है नंगला, नुन्नाखेड़ा, वहाँ करीब 50 कोल्लू है। मेरे गांव से एक गांव पास में है हड़ोली माजरा, वहाँ करीब 30 कोल्लू है। अब से पहले, इस कानून से पहले
वहाँ से कोल्लू में गुड़ बनता था और हम गुड़ ज़्यादातर लेके जाते हैं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, हमारा गुड़ जाता है ट्रैक्टर ट्रॉली में लद के। तो नुन्ना खेड़ा हड़ोली माजरे का किसान इससे पहले उस गुड़ को भरेगा ट्रॉली में, गुड़ की ट्रॉली लेके आता था मुजफ्फरनगर गुड़ मंडी में, 2.5% टैक्स देता था गुड़ मंडी में आने के बाद, 2.5% की रसीद कटवा के, उसका कोई काम नहीं, यहाँ बेचता नहीं था वो रसीद कटवा के उस गुड़ को लेके चलता था पंजाब के हरियाणा के लिए। फिर बॉर्डर पर जाएगा तो बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस उसको रोकती थी, हरियाणा पुलिस कहती थी रसीद दिखा, नहीं गुड़ ज़्यादा है रसीद कम है, ये करके उसे रिश्वत ली जाती थी। फिर वो पंजाब बॉर्डर में घुसेगा तो उसे रिश्वत देनी पड़ती थी। इस कानून के बाद हड़ोली से माजरा से या नुन्ना खेड़े से किसी भी कोल्लू से गुड़ को ट्रॉली में भरते हैं और सीधे किसी भी प्रदेश में ले जाने का अधिकार है। 2.5% टैक्स उसका बचा जो नहीं देना पड़ा, जो रिश्वत देता था वो नहीं देनी पड़ी, और जहां उसको उचित मूल्य मिलेगा पूरे देश में कहीं भी ले जा सकता है। इतना मतलब इस पश्चिम उत्तर प्रदेश का मंडी से इतना ही संबंध है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान फिर इतना एग्रेसिव क्यों है? किसान यूनियन जो इसे रिप्रेजेंट कर रही है वो फिर उन्हें क्या इनसिक्योरिटी लग रही है इसमें? देखिए, शायद भावनात्मक मुद्दा है। अगर आप चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के पुराने वो देखेंगे भाषण, तो चौधरी साहब के भाषण मुझे भी कुछ उनके भाषण सुनने का सौभाग्य मिला। बात ही कहते थे वो एक अलग तरह की, तो उनकी बातों में मैंने कई बार खुद सुना है और उनके कई मेमोरेंडम में भी अगर आप पुराने उठाएंगे देखेंगे, उनके ऊपर लिखी हुई पुस्तकें पढ़ेंगे, तो वे कहते थे कि जब व्यापारी को अपना माल कहीं भी बेचने की आज़ादी है देश में, तो किसान को अपना माल बेचने की आज़ादी क्यों नहीं है? ये कोई नहीं मांगनी है। ये टिकैत साहब की उस समय पे हमेशा कहते रहे, और जब अधिकार मिला है तो मुझे लगता है किसान आंदोलन पश्चिम उत्तर प्रदेश में तथ्य के बजाय भावनात्मक मुद्दा है। एक भावनात्मक मुद्दा कई बार कुछ हो जाता है, दूसरे बस मोबिलाइज ये भावनात्मक है। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई मुझे बताए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का इससे अलग इस कानून से क्या संबंध है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हम हमेशा करते आए हैं। आप ये देखिए कि किसान एक तरफ है, एक तरफ हमारी समिति है, गन्ना समिति जो बोलते हैं, एक तरफ शुगर मिल है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है बाकायदा, पहले ही दिन गन्ना बोने के बाद हमारा सर्वे होता है। सर्वे को हम कहते हैं भाई हमारा 5,000 कुंटल गन्ना होगा और 5,000 कुंटल इस रेट में शुगर मिल को जाएगा। यही तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। हम तो शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है पश्चिम उत्तर प्रदेश। क्या इसमें किसी शुगर मिल ने कभी किसान की जमीन ली है? गन्ने का ही होता है कि इस भाव में गन्ना जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम पहले से हैं। और एपीएमसी का हमारा इतना संबंध है कि गुड़ मंडी में हमें 2.5% अब टैक्स नहीं देना पड़ता, हमारी मर्जी है, हम कहीं भी गुड़ बेचते हैं। इसके अलावा इन कानूनों से पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुझे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। आप लंबे समय हरियाणा में भी रहे हैं, हरियाणा वालों को क्या इनसिक्योरिटी है इसमें? देखिए उनमें उनका कौन सा हित इससे प्रभावित हो रहा है? हरियाणा पंजाब अलग मुद्दे हैं इस देश में। अगर आप देखेंगे जो खरीद होती है गेहूँ और चावल की मुख्य रूप से FCI खरीद करती है। पंजाब में 8,000 रुपये पिछले साल जो टैक्स के आए हैं मंडी शुल्क के, वो कई बार मैं भाषण सुनता हूँ लोकसभा में तो कहा जाता है कि किसान को नहीं देना, खरीदार देगा। साहब खरीदार भी नहीं देता, FCI देती है। केंद्र सरकार 7200 करोड़ रुपए का टैक्स केंद्र सरकार ने दिया पिछले साल पंजाब को, मंडियों को। ये कोई व्यापारी नहीं आकर खरीदता, FCI तो खरीदती है। तो केंद्र सरकार का पैसा प्रदेश सरकार के पास जा रहा है, आप ये कह सकते हैं। पूरे देश में 2 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ आढ़तियों के द्वारा खरीद होती है, वो 2 प्रदेश है पंजाब और हरियाणा। इसके अलावा पूरे देश में कहीं FCI जो खरीद करती है तो कोऑपरेटिव के थ्रू करती है या डायरेक्ट खरीद करती है प्रदेश सरकार के द्वारा, लेकिन कहीं आढ़ती बीच में नहीं है। वहाँ एक भ्रम फैलाया गया कि पूरा मंडी सेटअप बैठ जाएगा। ये पहला शायद देश में कानून है जो ऑप्शनल है। इस तरह के कानून देश में और नहीं होंगे। मेरी मर्जी है कि मैं मंडी में जाऊँ, मेरी मर्जी है मैं प्राइवेट के पास जाऊँ, किसी को भी समाप्त करने का प्रयास नहीं था। ये कानून एक तरह से आप कह सकते हैं तो ऑप्शनल है। शायद हम समझा नहीं पाए, मैं तो यही कहूँगा किसानों को, शायद हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचा नहीं पाए, और कई बार परसेप्शन सच से बड़ा हो जाता है। उसके बाद सरकार की तरफ से ये भी आया कि भाई यहाँ तक की बात है कि कहीं भी कोई क्लोज में दिक्कत हो सरकार तो बदलने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन शायद ये बात भी हम किसानों तक नहीं पहुंचा पाया, किसान नेताओं तक। किसानों में यही तो इनसिक्योरिटी है कि अब इसमें दूसरा सेक्टर भी अगर बायर इसमें बनेगा तो सरकार फिर अपना हाथ पीछे खींच लेगी। देखिए वो इसलिए नहीं खींच सकती, आप देखोगे तो 80 करोड़ लोगों को सरकार को फूड सिक्योरिटी में देना है, गेहूँ और चावल। और इस देश में अगर FCI की खरीद देखोगे तो बढ़ती जा रही है भारत सरकार ने। इस साल तो 10,500 करोड़ की तो दालें खरीदी हैं। वो एक फोकस इस सरकार का रहा है, पहले से तो दुगनी ज़्यादातर गेहूँ भी खरीद रही है, चावल भी, दालें भी। तो मुझे नहीं लगता कि वे प्रधानमंत्री के सबके इतना कहने के बावजूद, और हमें भी बताया किसान की आवश्यकता क्या है, जो किसान को एक सुविधा मिल रही है उसे वापस लेने की हिम्मत कोई सरकार कर पाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। डॉक्टर संजीव बालियान का मत है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान का इन कृषि कानूनों से कोई अहित नहीं होने जा रहा है। हालांकि उनका ये मानना है कि
अहित तो पंजाब और हरियाणा के किसानों का भी नहीं होने जा रहा है, लेकिन कुछ तकनीकी मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर पंजाब के किसानों को ऐसा लग रहा है कि हमारे हितों का नुकसान होगा। लेकिन डॉक्टर संजीव बालियान का ये मानना है कि वेस्ट यूपी का किसान जो कि गन्ने की फसल को मेन अपनी फसल रखता है, पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रहा है और किसानों का जो कॉन्ट्रैक्ट है, चीनी मिलों का कॉन्ट्रैक्ट किसानों से रहता है और इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है किसानों का इस कृषि कानूनों से, और ना ही यहाँ से कोई हित होने जा रहा है। उल्टा यहाँ से जो टैक्स की बचत है वो किसानों को हो जा रही है। इस बारे में बात करते रहेंगे, आगे भी इस तरह के मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं, तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।